हेलो। आज इस क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम वॉइस देखेंगे। चेंजिंग। वॉइस वॉइस मीन्स होता है वॉच। वॉच वॉइस वॉइस मीन्स होता है वॉच। वॉच दो प्रकार की, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस माने होता है कर्त वॉच और पैसिव वॉइस माने होता है कर्म वाच्य। तो कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। क्या एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस मीन्स कर्मवाच्य। देखिए आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। कितने अंक का आएगा? 2। सेक्शन बी में जो आपका पार्ट होगा, सेक्शन बी का जो पार्ट होगा, उस सेक्शन बी के पार्ट में जो 10 का बी ये क्वेश्चन होगा, इस पे आपका ये क्वेश्चन मिलेगा। 10 के बी में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए इसका आप समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण अंक है ये 2 अंकों के लिए। इसको आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक्टिव वॉइस कहते किसे, क्या चीज है एक्टिव वॉइस, किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता स्पष्ट की जाए तो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। क्या? एक्टिव वॉइस मीन्स कर्तवाच्य। जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता स्पष्ट की जाए तो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता स्पष्ट की जाए तो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है। तो कौन एक पत्र लिख रहा है? मोहन। किसकी प्रधानता हो गई? मोहन। अतः वाक्य किसमें होगा? एक्टिव वॉइस में होगा। मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। इसमें वाक्य की प्रधानता किसके द्वारा हो रही है? मोहन के द्वारा हो रही है, क्योंकि कौन पत्र लिख रहा है? मोहन लिख रहा है। अतः ये वाक्य किसमें होगा? एक्टिव वॉइस में होगा। मोहन राइट्स ए लेटर। फिर जैसे सोना sang a song yesterday। सोना ने कल एक गीत गाया। तो किसने गीत गाया? सोना। किसने गीत गाया? सोना। तो आता है यहां पे किसकी प्रधानता हो गई? सोना की। आता है ये वाक्य किसमें होगा? एक्टिव वॉइस में होगा। ये दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस में क्यों होंगे? क्योंकि इन दोनों वाक्यों में कर्ता की प्रधानता स्पष्ट की गई है। अतः ये दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस में होंगे। एक्टिव किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता स्पष्ट की जाए तो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे मोहन राइट से लेकर मोहन एक पत्र लिखता है। तो कौन एक पत्र लिखता है? मोहन।
सोना sang a song yesterday. सोना ने कल एक गीत गाया। तो किसने गीत गाया? सोना ने एक गीत गाया। अतः ये दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस में होंगे क्योंकि इन दोनों वाक्यों में क्रिया राइट्स और क्रिया sang के द्वारा प्रधानता दी गई है। इन दोनों को वाक्य में प्रधान बताया गया है। अतः ये दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस में। आप देखेंगे पैसिव वॉइस। व्हाट इज पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस क्या है? जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्म की प्रधानता स्पष्ट की जाए तो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्म की प्रधानता स्पष्ट की जाए, किसकी प्रधानता स्पष्ट की जाए? कर्म की प्रधानता स्पष्ट की जाए तो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। जैसे a letter is written by मोहन। एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता। किसकी प्रधानता हो गई? ए लेटर। किसकी प्रधानता हो गई? ए लेटर की। A song is sung, sorry, a song was, क्योंकि पास्ट डिफरेंट है, a song was sung by Sona yesterday. ठीक, तो क्या क्या गाया गया? एक गीत गाया। क्या गाया गया? एक गीत गाया गया। ठीक है ना? तो इसमें किसकी प्रधानता हो गई? ए सांग की हुई। इसमें किसकी प्रधानता हुई? ए लेटर की हो गई। ये दोनों क्या है? कर्म है। अतः इन दोनों में किसकी प्रधानता हुई? कर्म की। अतः ये दोनों वाक्य पैसिव वॉइस में कहे जाएंगे। किसमें कहे जाएंगे? पैसिव वॉइस में कहे जाएंगे। तो वॉइस मीन्स क्या होता है? वाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता स्पष्ट की जाए तो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। जब वाक्य में क्रिया द्वारा किसकी प्रधानता स्पष्ट की जाए? कर्ता की प्रधानता स्पष्ट की जाए तो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता। जैसे मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है। तो कौन एक पत्र लिखता है? मोहन। कौन एक पत्र लिखता है? मोहन। अतः किसकी प्रधानता हो गई? मोहन की। मोहन की प्रधानता हुई। अतः ये वाक्य किसमें कहलाएगा? एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। सोना sang a song yesterday. सोना ने कल एक गीत गाया। किसने कल एक गीत गाया? सोना ने एक गीत गाया। अतः ये वाक्य किसमें होगा? एक्टिव वॉइस में होगा। किसमें होगा? एक्टिव वॉइस में होगा। एक्टिव वॉइस में क्यों है? क्योंकि इसमें क्रिया द्वारा, क्रिया sang द्वारा सोना की प्रधानता स्पष्ट की गई कि sang को करने वाला कौन है? सोना है। अतः ये दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्म की प्रधानता स्पष्ट की जाए। किसकी? जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्म की प्रधानता स्पष्ट की जाए तो वाक्य पैसिव वॉइस में होता। किसकी प्रधानता? क्रिया द्वारा कर्म की प्रधानता स्पष्ट किया जाए तो वाक्य किसमें होता है? पैसिव में होता है। जैसे लेटर इज रिटन बाय मोहन। एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता
क्या लिखा जाता है? एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। अतः ये वाक्य पैसिव में होगा क्योंकि इसमें कर्म की प्रमाणता स्पष्ट की गई। फिर ईशान वासंग भाई सोना स्टडे, ईशान कर्म है, क्या गाया गया? एक गीत गाया गया, ठीक ना। एक गीत जो है ये क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा, प्रधानता इसकी हो रही है। अतः ये बात किसमें होगा? पैसिव वॉइस में होगा। अब एक चीज ये हमें देखना है कि कर्ता और कर्म, समझेंगे इसके बारे में, कर्ता और कर्म के बारे में समझेंगे। ध्यान दें, वाक्य की क्रिया में कौन का प्रश्न लगाने से, कौन का प्रश्न लगाने से क्या प्राप्त होता है? कर्ता। वाक्य की क्रिया में कौन का प्रश्न लगाने से क्या प्राप्त होता है? जब वाक्य की क्रिया में हम कौन का प्रश्न लगाते हैं, ठीक ना, तो क्या प्राप्त होता है? कर्ता प्राप्त होता है, ठीक ना। और जब कर्ता प्राप्त हो जाएगा और कर्ता से वाक्य आरंभ होगा तो वाक्य किसमें होगा? एक्टिव। किसमें होगा? एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है ना। क्रिया में क्या या किसको का प्रश्न लगाने, क्या या किसको का प्रश्न लगाने से कर्म, क्या या किसको का प्रश्न लगाने से कर्म प्राप्त होता है। वाक्य की क्रिया में क्या या किसको का प्रश्न लगाने से क्या प्राप्त होता है? कर्म प्राप्त होता है। कर्म कैसे प्राप्त होता है? क्या या किसको का। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे। आप ऑब्जेक्ट काफी है क्या, आप लोग इसके बारे में थोड़ा बार जाने कि ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? वाक्य की क्रिया में क्या या किसको का प्रश्न लगाने से कर्म प्राप्त होता, क्या प्राप्त होता है? कर्म प्राप्त होता। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने क्या होता है? निर्जीव कर्म। और इनडायरेक्ट माने क्या होता है? सजीव कर्म। देखो दोनों ऑब्जेक्ट आपके डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव पॉसिबल है। दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाई जा सकती है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? वे कर्म जिनके द्वारा निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। वे कर्म जिनके द्वारा निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। निर्जीव वस्तुएं जैसे टेबल, टेबल निर्जीव है, बुक, पेन, ये सब क्या है? डायरेक्ट। ये सब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो वे वस्तुएं जिनके द्वारा निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके द्वारा सजीव वस्तुओं का बोध होता है। जिनके द्वारा सजीव वस्तुओं का बोध होता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मोहन भी हो सकता है, शोहन भी हो सकता है, इधर ऑब्जेक्टिव केस में हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, देम भी हो सकता है, अस भी हो सकता है। ये सब क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्टिव केस हैं वो और आपके जितने भी नाउन्स हैं वो, ये सभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो अब हमने देखा कि भाई वाइस, वाइस मीन्स वाच्य, वाच्य दो प्रकार के, एक एक्टिव वाइस कर्तवाच्य और एक पैसिव वाइस कर्मवाच्य। जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता स्पष्ट की जाए तो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है, जैसे मोहन राइट्स लेटर, सोना sang a song yesterday। पैसिव वॉइस जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्म की प्रधानता स्पष्ट की जाए तो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है, जैसे लेटर इज रिटन बाय मोहन,
ए सॉन्ग वाज सung by सोना स्टडी। इसके बाद हमने ये देखा कि आखिर वाक्य में हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिले कैसे। हम कैसे जानेंगे कि वाक्य में कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। इसके जानने के लिए वाक्य की क्रिया में जब हम कौन का प्रश्न लगाते हैं, वाक्य की क्रिया जो राइट्स है, इसमें जब हम कौन का प्रश्न लगाते हैं तो हमें कर्ता प्राप्त होगा। और कर्ता क्या होगा? मोहन। कौन लिखता है? मोहन लिखता है। कौन लिखता है? मोहन लिखता है। अतः मोहन इस वाक्य का कर्ता होगा। और क्योंकि इस वाक्य का प्रारंभ मोहन से ही हुआ है, अतः ये वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा। दूसरे वाक्य में कौन कल एक गीत गाया, तो कौन एक गीत को गाया? सोना। किसने गाया? सोना को। अतः सोना जो है इस वाक्य का क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अतः ये दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस में होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं पैसिव वॉइस। जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्म की प्रधानता स्पष्ट की जाए तो वाक्य पैसिव वॉइस में होता। जब वाक्य में क्रिया द्वारा कर्म की प्रधानता स्पष्ट की जाए तो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। जैसे हमने मोहन एक पत्र लिखता है, तो कौन एक पत्र लिखता है? मोहन। क्या लिखता है? ए लेटर। कौन एक गीत को गाया? सोना। क्या गाया? एक गीत गाया, है ना। तो क्या ए लेटर इज रिटन बाय मोहन, एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है? एक पत्र। क्या लिखा जाता है? अतः एक पत्र क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या गाया जाता है? एक गीत गाया जाता है। अतः एक गीत क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव निर्जीव कर्म होता है। वे ऑब्जेक्ट जिनके द्वारा निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे टेबल है, पेन, पेंसिल, बुक, चेयर इत्यादि ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सजीव कर्म होते हैं। वे ऑब्जेक्ट जिनके द्वारा सजीव वस्तुओं का बोध होता है, सजीव ऑब्जेक्ट का बोध होता है, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, हिम, हर, देम, अस। ठीक है ना। ये सभी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत रखे जाए। अब हम ये देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे कैसे, जो आप लोग के एग्जाम में आता है। चलिए एक्टिव से पैसिव बनाएंगे कैसे एक्टिव से पैसिव बन जाए। एक सेंटेंस अभी मैंने दिया था, मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है ना। इसकी पैसिव मैंने बनाई थी, ए लेटर इज रिटेन बाय मोहन। एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। अब जब हम देखते हैं इसको, ये एक्टिव में है और ये पैसिव। जरा समझेंगे, ये एक्टिव है, ये पैसिव में है, क्या परिवर्तन हुए हैं? क्या परिवर्तन हुए हैं? जो देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट है वो यहां ऑब्जेक्ट बन गया है। जिस वाले वाक्य का एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट। और जिसका ऑब्जेक्ट था वो यहां पर क्या बन गया है? तो पहले हम ये देख रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव में बदलने की, एक्टिव से पैसिव में बदलने के रूल्स ऑफ
पैसिव है। एक्टिव से पैसिव में बदलने की क्या रूल्स हैं, क्या नियम है? पहला, जो कर्ता था वो यहां कर्म बना दिया, जो यहां कर्म था उसे कर्ता बना दिया। तो कर्ता को कर्म, कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बना दिया जाता है। तो कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बना दिया जाता, अर्थात जो हमारा वाक्य है मोहन राइट्स ए लेटर, तो इसको हम सीधे ऐसे उलट देंगे। ठीक, अब जो ये ऐसे हम उल्टेंगे तो जो इसका कर्ता है वो इधर चला गया और जिसका कर्म था वो इस साइड। तो कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बना देते। दूसरा, तो पहला हमने क्या नियम देखा कि जो हमारा कर्ता था उसे हमने कर्म बना दिया और जो हमारा कर्म था उसे हमने कर्ता बना दिया पैसिव में बदलने के लिए। पहला रूल है कि वाक्य में आए हुए कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता में बदलने। दूसरा, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता। देखिए यहां रिटर्न लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया था सोना सैंग ए सॉन्ग स्टडी लिखा हुआ था, तो वहां सैंग का थर्ड फॉर्म सन लगा हुआ है और यहां पर राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन है। तीसरा, भावानुसार नवनिर्मित कर्म से पहले बाई एट टू विद इत्यादि प्रीपोजिशन प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रयुक्त किए जाते हैं। तो भावानुसार नवनिर्मित कर्म से पहले बाई, ज्यादातर हम बाई ही लगाते हैं, ज्यादातर बाई ही लगता है, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जैसे एस्टोनिश्ड है, सरप्राइज्ड है, इनके बाद हम ऐड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इसके बावजूद टू है, नो और ऑब्लाइज जैसी क्रियाओं के साथ टू लगाते हैं। फिर विद का प्रयोग भी होता है। तो इस प्रकार से कई ऐसे शब्द हैं जिनके साथ बाई का लगा करके स्पेशली इन वर्डों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में हम बाई का प्रयोग करते हैं। चौथा, टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। टेंस के अनुसार सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता, जिस टेंस में होगा वाक्य उसी के अनुसार हम सहायक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग देखेंगे नो, नो,
पैसिव केवल उन्हीं वाक्यों की बनती है जिनमें कर्म पाया जाता है। पैसिव केवल उन्हीं वाक्यों की बनती है जिनमें कर्म पाया जाता है। ठीक ना? मीन्स ओनली ट्रांजिटिव वर्ब, केवल ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव बनती है, अर्थात वो वर्ब जिसमें कर्म सकर्मक क्रिया की केवल पैसिव बनती है। दूसरी, पैसिव केवल 8 टेंसेज बनती है। आप देखो उसमें 8 टेंस की पैसिव है जो पैसिव केवल कितने की बनती है? 8 टेंसेज की बनती। कितने की बनती है? 8। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनती है, फिर पास्ट इंडेफिनिट की बनती है, पास्ट इंडेफिनिट की बनती है, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि पैसिव कितने टेंसों की बन रही है? 8 की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये टेंस के नाम हो गए। ठीक है ना? अब यहां आप समझ लें एक्टिव की सहायक क्रिया, एक्टिव की सहायक क्रिया। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो यस या यस लगा होता है। कैसे जान जाते हैं कि बात या तो मुख्य क्रिया में यस या यस लगा होगा। किसमें लगा होगा? मुख्य क्रिया में। मुख्य क्रिया में या तो यस या यस लगा होगा, या तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और या फिर सहायक क्रिया दो या। हम जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि इसके मुख्य क्रिया में यस या यस लगा हुआ है। यदि कर्ता एक वचन है तो उसमें यस या यस अवश्य लगा होगा। यदि कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या वाक्य आपका नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो ऐसी स्थिति में डू या डच लगा। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म
अगर वाक्य आपका एसेप्टिव है तो उसमें मुख्य क्रिया की सेकंड या सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग, इसका प्रयोग होगा डिड का प्रयोग। अगर वाक्य निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डिड आता है। फ्यूचर में शैल या विल लगा होगा, क्या लगा होगा? शैल या विल लगा होगा। ध्यान में, यदि सहायक क्रियाएं आपकी लगी हैं तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। ये सेकेंड फॉर्म सिर्फ एसएलपी पे है, सर ये अफर्मेटिव। ये जो है सेकेंड फॉर्म किसमें होगा? अफर्मेटिव। इसी प्रकार से जो यस या यस लगा होगा वो अफर्मेटिव में होगा, एक वचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जैसी वाक्य आपका निगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो सहायक क्रिया रद्द होगी और ऐसी स्थिति में मुख्य का फर्स्ट फॉर्म है। इसी प्रकार से यदि वाक्य पास्ट डिफिट है तो उसमें सेकेंड फॉर्म होगा क्रिया का, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म होगा। या यदि वाक्य आपका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो इसमें डिड क्या लगा होगा? डिड लगा होगा। अगर डिड आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका इसमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ गया। इसके बाद यदि आपका वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो निश्चित रूप से उसमें शैल या विल आएगी सहायक क्रिया के रूप में और इसमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। यदि वाक्य में शैल या विल के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है तो आप समझ जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट ही है। इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एंड आर लगा होगा, इज एंड आर लगा होगा और इसके साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी क्या लगी होगी? जब इज एंड आर सहायक क्रियाओं के साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी लग जाए तो आप समझ जाइएगा कि वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। इसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस में वाज या वेयर लगेगा और इसमें भी मुख्य क्रिया में आईएनजी ही लगेगी। यदि वाज या वेयर के साथ मुख्य क्रिया में आईएनजी है तो इसका मतलब है कि आपका वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैड या हैड या हैड या हैव के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लगेगा। यदि हैड या हैव के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म है तो आप समझ लें कि वाक्य आपका किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा और इसमें भी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ही होगी, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में उसी प्रकार से पास्ट। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव या विल हैव आएगा और इसके साथ ही मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पैसिव वाक्य टेंसेस की बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट रिपीट और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव बनती। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव बनती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे जानेंगे कि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है? इसमें मुख्य क्रिया में यदि वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? यस या यस का प्रयोग तब होगा जब आपका वाक्य अफर्मेटिव होगा और उसका कर्ता एक वचन में होगा। यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव में है और कर्ता बहुवचन में है तो ऐसी स्थिति में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यदि आपका वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में है तो ऐसी स्थिति में डू या डज लगेगा। उसी प्रकार से पास्ट डिफिट में यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव में है तो एक वचन एवं बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ सेकंड फॉर्म लगा होगा। यदि वाक्य आपका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में है
तो ऐसी स्थिति में डिड लगा होगा। क्या लगा होगा? डिड लगा होगा। डिड जैसे ही आ जाएगा वैसे दूसरे की परफॉर्म आ जाएगी। इसके बाद फ्यूचर रिपीट में शैल या विल लगा होगा। क्या लगा होगा? शैल या विल लगा होगा। इसके साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या लगी होगी? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर आएगा, इसके साथ मुख्य क्रिया में आएंगी आएगी। पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वेयर आएगा, इसके साथ मुख्य क्रिया में आएंगी आएगी। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हैड या हैव मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट रिपीट में हैड पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल या विल के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब तक हमें इन सहायक क्रियाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम पैसिव नहीं बना सकते। अब होगा पैसिव की सहायक क्रियाएं, ये इंपॉर्टेंट है जिसको आपको तैयार करना। तो पैसिव की सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में ध्यान दें इज आई एम आर क्या लगेगा? इज आई एम आर लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव सहायक में क्या होगी? इज एम आर। ध्यान दें इसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म सभी जितने भी टेंस होंगे पैसिव मींस पैसिव में सब में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म जितने भी पैसिव बनेगी वो चाहे टेंस की हो चाहे ऑक्सिलरीज की हो चाहे जिसकी भी हो उसमें थर्ड फॉर्म जरूर आएगा। तो हम ये देख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वेयर आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल बी या विल बी आएगा, शैल बी या विल बी आएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इट बीइंग, आई एम बीइंग और आर। इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग रहेगा। पास्ट में वाज बीइंग या वेयर बीइंग। एक वचनकर्ता के साथ वाज बीइंग और दो वचनकर्ता के साथ वेयर बीइंग आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैड बीन या हैड बीन या हैव बीन आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव बीन, shall have been या will have been। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव की सहायक क्रिया इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव की सहायक क्रिया वाज वेयर, फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव की सहायक क्रिया शैल बी या विल बी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज बीइंग या वेयर बीइंग, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव आपको कोर्स में है नहीं। फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन या हैव बीन, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव बीन या विल। इन सभी के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त की जाती है। सबके साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त की जाती है। आज करते हैं। तो प्रिय बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि सारी चीजें मींस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन सब की सहायक क्रियाएं और इनके साथ पैसिव की सहायक क्रियाएं। आज के डेट में इतना देखेंगे। कल हम इसके बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। सारे जितने अब असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, इन
सबकी पैसिव कल हम अलग अलग तय करेंगे और इनके साथ ही देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनके लिए कल हम नेक्स्ट वीडियो में